It's an honor and privilege to be part of this panel. मेरा ताल्लुक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ न्यूरोलॉजी में क्लीवलैंड क्लिनिक और मैं बेसिकली 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ. मेरा मेन फोकस जो है वो वैस्कुलर न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक है, लेकिन about 30% ऑफ माय टाइम जो है वो जनरल न्यूरोलॉजी के साथ डील करने में गुजरता है, जिसमें एपिलेप्सी हो गई, माइग्रेन्स, पार्किंसंस डिजीज, इस तरह के ब्रेन ट्यूमर्स और इस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी मैं देखता हूँ. तो लेकिन एपिलेप्सी ऑब्वियसली यूनिवर्सल डिजीज है, तो प्रेवलेंस उसकी हर जगह काफ़ी है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स जो हम एज ए न्यूरोलॉजिस्ट एनकाउंटर करते हैं. तो कुछ चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर अमजद ने पहले से ही बता चुके थे कि इम्पैक्ट ऑफ एपिलेप्सी क्या है. वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 50 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो एपिलेप्सी सफ़र करती है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. और इनमें से तकरीबन 75% ऐसे लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिलती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी और प्रीमेच्योर डेथ्स का जो रिस्क है इन पेशेंट्स में वो तकरीबन 3 to 6 टाइम्स हाई होता है. इसके बहुत से रीजंस हैं. एक्सेस टू मेडिकेशन नहीं होती, गुर्बत है, कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, कॉस्ट ऑफ डायग्नोसिस, सोशल मिसकंसेप्शन, स्टिग्मा, और जो मिर्गी के साथ एसोसिएटेड सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं वो सारे इसको इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो एपिलेप्सी डायग्नोस करने के लिए जैसे कि पहले भी मेंशन किया गया था कि इट्स अ वेरी क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो पेशेंट्स जब आते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता जो कि जिसकी बेसिस पे हम एपिलेप्सी डायग्नोस कर सकते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो लेकिन जस्ट अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो एपिलेप्सी जो है दैट इज डिफाइंड बाय 2 और मोर एपिलेप्टिक सीजर. अगर किसी को कोई एक सीजर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एपिलेप्सी करार दिया जाए, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स होते हैं. कभी किसी की ब्लड शुगर लो हो जाती है, कभी जो कि सीजर प्रोड्यूस कर सकता है, किसी का सोडियम गिर जाता है, बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से सीजर हो सकता है. वेस्टर्न कंट्रीज में हम यहाँ पे यूएस में देखते हैं अल्कोहल रिलेटेड सीजर्स बहुत कॉमन है. पेशेंट्स जो अल्कोहल यूज करते हैं या उससे विड्रॉ करते हैं तो वो सीजर्स के साथ आते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि सबको डायग्नोस किया जाए एपिलेप्सी के साथ. तो इनिशियली उनको रिकरेंट सीजर्स के साथ भी कहा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें कोई ब्रेन पैथोलॉजी मौजूद हो. लेकिन अगर किसी को 2 और मोर नॉन प्रोवोक्ड एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, यानी कि स्पॉन्टेनियसली, या फिर किसी को एक सीजर होता है लेकिन उनको हाई रिस्क कंडीशन है, जैसे कि एमआरआई पे कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी है, किसी को पहले स्ट्रोक हुआ हो, कोई ब्रेन ट्यूमर हो, तो वो ऐसी कंडीशन है जिसमें उस पेशेंट को रिकरेंट सीजर्स का रिस्क होगा. तो इसको हम एपिलेप्सी करार दे सकते हैं. और जैसे कि पहले मेंशन किया गया कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कॉज अननोन होता है. तो हम 70% अप टू 90% केसेस में जब टेस्टिंग कराते हैं, इनिशियल टेस्टिंग होती है, एमआरआई होता है, ईईजी होती है, उसमें कॉज नहीं समझ में आता कि क्या कॉज है फॉर द सीजर जो कि एपिलेप्सी करा रहा है, क्योंकि कोई ऐसी जाहिर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी नहीं नजर आती. इसमें यह भी होता है कि जिनमें अननोन कॉज होता है उनका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स बेहतर होता है. तो जिनका कॉज कोई बज़ाहिर समझ में नहीं आता, उनको जब हम ट्रीट करते हैं तो कोई ऐसी अंडरलाइंग जेनेटिक फैक्टर नहीं होता, कोई ऐसे रेजिस्टेंट फैक्टर्स नहीं होते ब्रेन के अंदर जो कि ट्रीटमेंट को रेजिस्ट कर रहे हो या फिर रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट हो. और जो बाकी बेसिकली सिंड्रोम्स कहलाते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसकी इस तरह से होती हैं कि पेशेंट जो है बहुत एक तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी हो गई, जिसमें पेशेंट जो है वो टीनेज ईयर्स में प्रेजेंट करते हैं, उनको मायोक्लोनिक फिट्स हो रहे होते हैं सुबह के टाइम पर, और फिर उसके साथ उनको सीजर्स भी होते हैं. तो वो एपिलेप्सी सिंड्रोम्स के अंदर आता है. तो एपिलेप्सी सिंड्रोम्स में अगर कोई एक पर्टिकुलर ईईजी का पैटर्न है तो उसको भी एपिलेप्सी सिंड्रोम करार दिया जा सकता है. जैसे बच्चों के अंदर कुछ पर्टिकुलर एपिलेप्सी पैटर्न्स होते हैं जिसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं. लेनक्स-गैस्ट्रो सिंड्रोम होता है जिसके अंदर बचपन में जब सीजर्स होते हैं उनमें डेवलपमेंटल एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिले होता है पेशेंट्स के अंदर, तो उसमें बहुत तरह के सीजर्स मैनिफेस्ट होते हैं. इन्फेंटाइल स्पैज़म्स एक और तरह के सीजर टाइप्स होते हैं जो कि एपिलेप्सी सिंड्रोम्स के अंदर आते हैं.
तो ये सिंड्रोम्स जो हैं इनका कुछ डिफाइंड क्राइटेरिया है, कोई डिफाइंड ईईजी टाइप्स हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जिनको हम एपिलेप्सी सिंड्रोम्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। तो जैसे मैंने डिस्कस किया, कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि एपिलेप्सी का डायग्नोसिस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो हिस्ट्री है। तो बेसिकली पेशेंट्स या उनके जानने वाले जिन्होंने विटनेस किया हो सीजर्स, उनसे इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कि सीजर किस तरह स्टार्ट हुआ। जैसे कि डॉक्टर अमजद ने कहा, ऑरा पहले से थी या नहीं, क्योंकि उससे पता चलता है कि सीजर का ओरिजिन कहाँ पर है। कि अगर वो मोटर साइड से स्टार्ट हुआ है ब्रेन के, तो पेशेंट का कोई एक एबनॉर्मल मूवमेंट होगी। अगर पेशेंट को एबनॉर्मल स्मेल आ रही है पहले, या फिर उसको विजुअल हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तो पता चलेगा कि ऑक्सीपिटल लोब यानी कि बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन से पेशेंट को सीजर स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर सीजर इज फोकल या फिर जनरलाइज, और इसकी क्या रेलेवेंस है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फिर टेस्ट होते हैं ईईजी, जिसका डिस्कशन किया, जिसमें हम कोई इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मैलिटी देखते हैं, ब्रेन के एबनॉर्मल करंट्स को हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। एमआरआई या कोई कैट स्कैन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। पर्सनली हम लोग एमआरआईज प्रेफर करते हैं ओवर कैट स्कैन्स, क्योंकि एमआरआईज के अंदर स्ट्रक्चरल डिटेल ज़्यादा बेहतर तरीके से देखी जा सकती है। कोई सटल डिफरेंसेस होते हैं तो वो ज़्यादा क्लियरली मैनिफेस्ट होते हैं। और फिर एडिशनल टेस्टिंग होती है, जिसमें एम्बुलेटरी ईईजी, यानी कि पेशेंट के घर पे हम प्रोलॉन्ग ईईजी मॉनिटर करते हैं। तो उनको ईईजी 1 से 2 दिन के लिए वो कंटिन्यूअस ईईजीज करते हैं। तो उससे कभी-कभी हम ज़्यादा चांसेस होता है कि हम उससे पिक कर सकें कि पेशेंट को एपिलेप्सी तो नहीं है। फिर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट है, यानी कि पेशेंट को हम एडमिट कराते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और हम उनको कंटिन्यूअस ईईजी मॉनिटरिंग पे रखते हैं। ये बेस्ट टेस्ट है, क्योंकि अगर एक दफ़ा हमने सीजर कैप्चर कर लिया, जब पेशेंट को सीजर हो रहा हो, उसको इंड्यूस कराने की कोशिश करते हैं, तो वो कंफर्म कर देता है कि पेशेंट का सीजर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और उसके अलावा सीजर जो है वो स्प्रेड किस तरह से हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इससे सारे एडिशनल टेस्ट हैं, ये सपोर्टिव बेसिकली रीजंस के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज। तो ये आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि सीजर बेसिकली फोकल ऑनसेट होता है या फिर जनरलाइज ऑनसेट होता है, जिसका डिफरेंस होता है कि अगर एक पार्ट ऑफ द ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है तो दैट्स कॉल्ड फोकल ऑनसेट, और फिर अगर फुल सारे एरियाज ऑफ द ब्रेन जो है उसमें अगर स्पॉन्टेनियसली एबनॉर्मल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, जो कि अमूमन जो पीडियाट्रिक एपिलेप्सीज होती है, जेनेटिक एपिलेप्सीज होती है, उसमें जनरलाइज सीजर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज। तो ये एक बेसिकली पिक्चर है ईईजी की। तो बेसिकली जो हमारे ब्रेन की सरफेस पे इलेक्ट्रिक करंट पहुंच रहा होता है, उसको पिक करने के लिए हम ईईजीज यूज करते हैं। अब इसमें लिमिटेशंस ये होती हैं कि क्योंकि हमारा स्कल जो है वो बोन से बना हुआ है, तो जो करंट है वो इतना क्लियरली ट्रांसमिट नहीं होता। तो जब हम स्कैल पे ईईजी रखते हैं, तो वो उसका हमें गेन बहुत बढ़ाना होता है। बेसिकली उसको जो सीजर्स पिक करने के लिए हमें अक्सर उसको बहुत सेंसिटिव होता है, तो बहुत सी उसमें ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी आते हैं जो कभी कभार हमें नहीं चाहिए होते। तो वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस यूज करते हैं उसके लिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड हम मॉडल यूज करते हैं वो ये डबल बनाना मोन्टाज कहलाता है, जो कि ये राइट साइड पे पिक्चर है। इसमें हम बेसिकली फ्रंट टू बैक जो है वो ईईजीज को प्लेस करते हैं, और हम पिक करते हैं कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस डायरेक्शन में जा रही है। और ओवर द इयर्स उसके स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हम बेसिकली डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट्स की क्या एबनॉर्मैलिटीज हैं, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वेकफुलनेस और स्लीप के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईईजीज होती हैं। तो जब पेशेंट ड्राउजी होता है या जब आईज क्लोज्ड होती हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ईईजी पैटर्न नजर आता है, और जब पेशेंट्स अवेक होते हैं या आईज ओपन होती हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ईईजी पैटर्न नजर आता है। तो हम उन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर उसके अंदर जो एपिलेप्सी के या सीजर की टाइप्स डेवलप हो रही होती है, उनको ट्राई करते हैं पिक करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे ईईजी का यूज जो है वो सिर्फ डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी के लिए नहीं होता, बल्कि इसके अंदर हम
फर्दर सर्जिकल प्लानिंग फॉर एग्जांपल अगर किसी को फोकल एपिलेप्सी है और उसको हम मेडिकेशन से ट्राई कर चुके हैं और मेडिकेशंस आर नॉट इफेक्टिव, तो हमें सर्जिकल प्लानिंग करनी पड़ती है कि उस पेशेंट का जो ब्रेन है जिस पार्ट से रिपीटेड सीजर्स आ रहे हैं, उसको हम किस तरह से उसको सर्जिकली रिमूव करें और सेफली रिमूव करें। तो उसके लिए हमें काफ़ी स्पेसिफिक टेस्टिंग करनी पड़ती है जिसमें कंटिन्यूस ईईजी मॉनिटरिंग कराते हैं, फिर एक होती है मैग्नेटिक ईईजी भी होती है जिसके अंदर हम ट्राई टू पिक करते हैं कि फोकस ऑफ सीजर क्या है। तो बेसिकली काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि अक्सर एग्जैक्ट फोकस ऑफ सीजर पिक करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा टूल जो है वो हमारे लिए ईईजी ही है। लेकिन उसके अलावा हमें बेसिकली कभी-कभार सर्जिकल ईईजीज़ प्लेस करनी पड़ती हैं जिसमें हम बरहोल करके जो है सर्जिकली अंडर द स्कल बेसिकली हम ईईजीज़ प्लेस करते हैं और उससे इंक्रीज सेंसिटिविटी होती है। हम ट्राई कर सकते हैं कि सीजर का फोकस कहाँ पर है। फिर रिपीटेड हम पेशेंट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंसेस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट जो है इसका जो ये पार्ट ऑफ द ब्रेन है इज दैट अमीनेबल टू सर्जरी। उस पार्ट के निकालने से कोई पेशेंट का वाइटल फंक्शन तो लूज नहीं हो जाएंगे, उसकी मेमोरी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी मोटर स्किल्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एपिलेप्सी डायग्नोसिस में? जो ग्रीन के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो पेशेंट ओरिएंटेड और पेशेंट सेंटर्ड फैक्टर्स हैं, यानी कि जैसे अगर स्टिग्मा अबाउट द प्रेजेंटेशन, नॉलेज गैप्स जो हैं, एज वाज मेंशन्ड बिफोर, जो अगर पेशेंट्स या पॉपुलेशन की परसेप्शन है कि स्पिरिचुअल कोई इशू है या फिर कोई ज़हनी वैसी बीमारी है जिसके अंदर उनको मेंटल इश्यूज होंगे या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट्स प्रेजेंट नहीं करते हैं इनिशियली। बहुत से लोगों को लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस का मसला होता है कि अगर एक दफ़ा एपिलेप्सी डायग्नोसिस हो जाएगी तो वो ड्राइव नहीं कर सकेंगे या उनको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर ये फियर होता है कि उनको लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ मेडिकेशंस होती हैं। तो बहुत से लोग प्रिवेंट ये अवॉइड करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं। और फिर टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं कि जैसे अगर ईईजीज की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, आपके पास इमेजिंग की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, एडवांस इमेजिंग की फैसिलिटीज़ हैं। टेक्निकल ईईजी चैलेंजेस होते हैं जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन और सेंसिटिविटी का फैक्टर होता है कि अगर, और फिर जब पेशेंट की हमने ईईजी करी जिस टाइम पर, उस टाइम पर अगर पेशेंट को सीजर नहीं हो रहा हो तो जाहिर है ऑब्वियसली उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा उस टाइम पर। फिर अगर कंटिन्यूस ईईजी की ज़रूरत है या फिर वीडियो ईईजी चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और फिर चैलेंजिंग होता है अगर एपिलेप्टिक वर्सेस नॉन एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स के अंदर डिफरेंशिएट करना। अगर आपने बहुत एक्सपीरियंस नहीं है इसके अंदर तो आप ऑफन टाइम्स काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत से नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स जो हैं या साइकोजेनिक सीजर्स, दे लुक लाइक एपिलेप्टिक सीजर्स। और जिन पेशेंट्स को नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं उनमें एक स्मॉल प्रोपोर्शन है जिनको एक्चुअली दोनों हो रहे होते हैं, जिनको एपिलेप्टिक सीजर्स भी हो रहे होते हैं और उसके साथ नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स भी हो रहे होते हैं, तो दो दे कैन कोएग्जिस्ट एक्चुअली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम इमर्जिंग कंट्रीज की डेटा को लेकर साथ चलें, इसके अंदर ऑब्वियसली सोशल स्टिग्मा, एक ब्राजील से स्टडी थी जिसमें देखा गया कि लोगों को दे हैड आइडिया ऑफ इम्पोर्टेंस, फ्रेजिलिटी, मेंटल इम्पेयरमेंट, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट सीख नहीं करते थे एपिलेप्सी के बारे में। पाकिस्तान से कुछ स्टडीज हैं, एक स्टडी थी 97 में एपिलेप्सी में पब्लिश हुई थी, डॉक्टर हसन अजीज आई थिंक JPMA से, जिन्होंने इस पे काम किया था। और उसमें देखा गया इट वाज बेसिकली मोर ऑफ एन अर्बन और सेमी अर्बन स्टडी। तो उसमें देखा गया कि हाईली स्टिग्मेटाइज नहीं होते, लेकिन जो एपिलेप्टिक्स हैं उनमें एजुकेशन एंड ग्रेड्स अफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली वेदर इट्स ड्यू टू द रिकरेंट सीजर्स या फिर उनकी मेडिकेशन का इफेक्ट है या फिर सोशल फैक्टर्स हैं, तो उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स की एजुकेशन एंड ग्रेड्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सिर्फ इमर्जिंग नेशंस में नहीं, इवन एज रिसेंट एज 1980s जो ये स्टडी हुई थी यूएस के अंदर, इसमें 30 इयर्स के ऊपर उन्होंने देखा कि जो कॉन्सेप्ट है अबाउट एपिलेप्सी और अमंग
social interactions among epileptics. تو up to 50% of the population in 1949 جو تھی وہ سمجھتی تھی کہ ایسے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے جن کو ایپیلیپسی ہو، جو کہ ریڈیوس ہو کے تقریباً 10%، تو تقریباً 89% نے 1979 میں کہا کہ ایسے بچوں کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے. تقریباً 41% جو پاپولیشن تھی in 1949 وہ سمجھتی تھی کہ epilepsy is a form of insanity، جو کہ only within the last 3 or 4 decades جو ہے کم ہوا ہے. اور امپلائمنٹ کا کانسیپٹ بھی لوگوں کو جنرلی یہی کوریلیشن تھی کہ اگر جو ایپلیپٹکس ہیں ان کی امپلائمنٹ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے اینڈ دے آر ناٹ سوٹیبل فار امپلائمنٹ، جو کہ جبکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. there are so many epileptics who do completely fine and do all kinds of jobs. تو یہ پیشنٹ پرسیپشنز جو ہیں یہ صرف emerging nations میں نہیں ہے، even western countries میں بھی as recent as 1979. I think we can skip this slide, we can go over to the next slide due to time. تو لائف اسٹائل ریسٹرکشنز کے اندر جو امپیکٹس ہوتے ہیں اس میں obviously کاسٹ امپیکٹ ہوتا ہے. یو ایس میں جو اسٹڈی تھی اس میں دیکھا گیا کہ پر پیشنٹ کاسٹ جو تھی صرف جسٹ فار ٹریٹمنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ سیکنگ جو ہے بیسکلی $15,400 پر پرسن تھی، لیکن اس کے علاوہ سوشل اکنامک اور جاب ریلیٹڈ کاسٹ جو تھی اس میں انکلوڈیڈ نہیں تھی. تو ایسے پیشنٹس جو ہیں دیر انیبل ٹو ڈرائیو، ان کو کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہوتی ہے، unable to work in certain jobs, and obviously this is not true for everyone, but again there's a proportion of patients who have difficulties with these things. تو اس کی وجہ سے یہ سارے فیکٹر جب پہلے سے ہی ہوتے ہیں تو پیشنٹ جو ہیں وہ سیک نہیں کرتے ٹریٹمنٹ کے لیے، کیونکہ ایک دفعہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یا پھر ایون سمٹمز ہوتے ہیں، سیجرز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بیسکلی سیک نہیں کرتے ہیں ٹریٹمنٹ یا فردر ڈائگنوسس. Sir, sorry to interrupt you, but you are getting out of time. Okay, just give me a couple minutes and then I'll finish up. Next slide پہ جائیے please. We can skip this, please go. تو ای ای جیز کے اندر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آؤٹ پیشنٹ ای ای جیز جو ہیں اس میں لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹر ایکٹل ڈسچارجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب پیشنٹ کو جس ٹائم پر ہم ای جی کراتے ہیں اس وقت آفن ٹائمس ہم سیجر پک نہیں کر پاتے. اور اس کے علاوہ یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ تقریباً 0.5% آف نارمل پاپولیشن جو ہے ان کو انٹر ایکٹل ایپیلیپٹک ڈسچارجز ہوتے ہیں. تو مطلب ناٹ ٹرو ایپیلیپٹک ڈسچارجز، لیکن ایب نارملٹیز ہوتی ہیں ای جیز پہ، جس کی وجہ سے وہ غلط ڈائگنوسس ہو جاتا ہے سیجر کا. نیکسٹ سلائڈ پلیز.